दोस्तों अपने आप को भी चैलेंज करना एक बहुत बड़ी खूबी है आपकी, क्योंकि आपको जिस काम से डर लगता है आपको वही काम करना होगा। क्योंकि जहां आपका डर खत्म होता है, जीवन की असली शुरुआत भी वहीं से हुआ करती है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज है 5 दिसंबर 2020 और दिन है शनिवार का। सोशल मीडिया के लिंक्स आपके सामने आ रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इन आईडीज पर आकर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं रेल भर्ती बोर्ड के बारे में। 15 दिसंबर से जो परीक्षाएं शुरू हो रही हैं उसके बारे में ये सूचना है कि जो इसका लिंक है वो 5 दिसंबर यानी कि आज से रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी आधिकारिक वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। इस पर जाकर आप अपने परीक्षा का शहर, दिनांक और पाली की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो परीक्षाएं होंगी ये मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड संवर्ग की परीक्षाएं होंगी। ये परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू होकर 18 दिसंबर तक चलेंगी। अभी जो एनटीपीसी की परीक्षा है उसके बारे में कोई सूचना नहीं है। हालांकि एनटीपीसी की जो परीक्षा है वो 28 दिसंबर से शुरू होने की सूचना प्राप्त हो रही है। और दोस्तों यूपी सरकार शनिवार से प्रदेश भर में 50 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने का अभियान शुरू करेगी। इसे मिशन रोजगार नाम दिया गया है। यह रोजगार सरकारी रिक्त पदों को भरने, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से दिलाया जाएगा। मिशन रोजगार के संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग करेगा, यानी कि सेवा योजना और रोजगार। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार को इससे संबंधित दिशा निर्देश अध्यक्ष राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव के साथ ही मंडलायुक्त और जिला अधिकारियों को भेज दिए हैं। प्रत्येक विभाग और प्राधिकरण में एक रोजगार हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। हेल्प डेस्क पर संबंधित रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण सक्षम बनाने से संबंधित कार्यक्रमों को समुचित विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। और एमफिल और पीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए एक खबर ये है कि शोध पत्र जमा करने की जो लास्ट डेट है उसमें 6 माह की मोहलत आपको दी गई है। तो यूजीसी ने एमफिल और पीएचडी के छात्रों को शोध पत्र जमा करने के लिए 6 माह की मोहलत दी है। महामारी के बीच विश्वविद्यालयों के बंद होने से 31 दिसंबर की समय को बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी जिनका आवेदन करते समय त्रुटियां कर दी गई थी उनके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और आपको डिटेल में समझना होगा इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सुधार होगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर सुधार नहीं होगा और चयन को निरस्त कर दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों के बारे में भी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। तो थोड़ा डिटेल और थोड़ा धैर्य के साथ सारी बातों को समझेंगे तभी आप इस पूरी न्यूज को ठीक से समझ पाएंगे। तो दोस्तों अंततः राज्य सरकार द्वारा 69,000 शिक्षक भर्तियों में गलतियों को ठीक करने का एक अवसर दे दिया गया है। 1,000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके आवेदन और प्रमाण पत्रों में थोड़ी विसंगति थी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। इन अभ्यर्थियों को 9 से 11 दिसंबर तक काउंसलिंग करवानी होगी और 12 को इनको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि इनकी भी काउंसलिंग होगी और ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाएगा। इस काउंसलिंग में वे अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे जो पहली 2 काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए थे। तो ये भी एक न्यूज है। और आदेश के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक प्रशिक्षण यानी कि जो भी है आपके पास बीएड या बीटीसी या टीटी के अंक पत्र या प्रमाण पत्र में अंकित अभ्यर्थी के नाम या क्रमांक या फिर माता पिता के नाम में यदि वर्तनी मूल अभिलेखों से भिन्न है तो उन्हें भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन उन्हें अपने शैक्षिक अभिलेखों में 6 महीने के अंदर संशोधन करवाकर बीएसए कार्यालय में जमा करना होगा। यदि माता की जगह पिता का नाम या पिता की जगह माता का नाम है तो भी चयन किया जाएगा। यदि मूल अंकपत्र के सापेक्ष कम प्राप्तांक भरा है तो उससे इस आशय का शपथ पत्र लिया जाएगा कि वह कम अंकों पर चयन से सहमत हैं और भविष्य में अधिक प्राप्तांक के आधार पर मेरिट परिवर्तन की मांग नहीं करेंगे। यदि पूर्णांक अधिक भरा गया है तो भी अभ्यर्थी का शिक्षक भर्ती के लिए चयन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें और भी क्लियर कर दी गई हैं। हालांकि जो पूरा दिशा निर्देश गाइडलाइन है उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।
तो उस पर जाकर आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी, जिसे आप आराम से पढ़ सकते हैं और पॉइंट टू पॉइंट हर बात को समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो निर्णय हुए हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पूरी खबर ये है कि ICSE और CBSE के अभ्यर्थियों का बेस्ट 5 विषयों के अंकों के आधार पर औसत निर्धारित किया जाएगा। 28 मई 2020 तक के बने हुए जाति और निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यदि अंक पत्र या प्रमाण पत्र गायब हो गया है तो अभ्यर्थी के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं तो उसे समय दिया जाएगा 3 महीने का। संदिग्ध दिव्यांग अभ्यर्थियों की जांच अनिवार्य रूप से 1 महीने के अंदर जिला चिकित्सा बोर्ड करेगा। इसके बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। प्रोविजनल प्रमाण पत्र पर नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन 3 महीने में जो आपका ओरिजिनल है उसको जमा करना होगा। संस्थागत या व्यक्तिगत श्रेणी में गलती होने में नियुक्ति पत्र मिलेगा। जन्मतिथि में भिन्नता पर मूल अभिलेखों की जन्मतिथि के आधार पर फैसला किया जाएगा। और शिक्षा मित्रों के बारे में न्यूज ये है कि सेवारत रहते हुए संस्थागत स्नातक किया है तो इसमें केस टू केस निर्णय लिया जाएगा। 10 वर्ष से कम अनुभव होने संबंधी प्रकरण में महानिदेशक के शासन को भी प्रस्ताव देंगे। सेवारत रहते हुए व्यक्तिगत स्नातक किया है तो उसे काउंसलिंग में मौका मिलेगा और श्रेणी अंकित किए बिना चयनित 59 शिक्षा मित्रों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। श्रेणी का मतलब यहाँ पर उन्होंने शिक्षा मित्र नहीं लिखा था। और जिन 138 शिक्षा मित्रों ने श्रेणी अंकित नहीं की उनके बारे में महानिदेशक देंगे शासन को प्रस्ताव। और निरस्त होगा चयन कब? यदि आवेदन पत्र में वास्तविक अंक से अधिक प्राप्तांक भरे हैं तो आपका जो आवेदन होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। यदि प्रमाण पत्रों और आवेदन पत्र के नाम अलग अलग होंगे तो भी। यदि पूर्णांक वास्तविक से कम भरा गया है क्योंकि इससे मेरिट जो है वो प्रभावित होगी। शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत शिक्षकों का मूल प्रमाण पत्र वापस लेने वाले अभ्यर्थियों का पुरुष की जगह महिला और महिला की जगह पुरुष अंकित करने वाले जो हैं श्रेणी जैसे अनारक्षित SC और ST या OBC करने में अगर गलती हुई है तो ये पॉइंट्स हैं और ये संशोधन किए गए हैं। दोस्तों ये जो खबर है वो अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। आप अगर कोई भी समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें जाकर भी इसे पढ़ सकते हैं। अगर ओरिजिनल जो दिशा निर्देश गाइडलाइन है उसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अभी हाल ही में NCBC के द्वारा यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में MRC प्रकरण पर सुनवाई हुई है और इस पर जो अगली सुनवाई है वो 9 दिसंबर को होगी। हालांकि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों पर निशाना साधा है। उनका दावा है कि 69,000 भर्ती में अनारक्षित के लिए 34,589, OBC के लिए 18,598, SC 14,459 और ST के लिए 1,354 पद आरक्षित थे, जिसमें ST के पर्याप्त अभ्यर्थी मौजूद न होने के कारण 1133 पद रिक्त रह गए। 1 जून को ही कैटेगरी, सब कैटेगरी और गुणांक छुपाकर 67,867 की विवादित अनंतिम चयन सूची जारी की गई है। ये जो है बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों पर निशाना साधा गया है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा, जिसमें ये पूरी बातें कही गई हैं। और इस मामले की सुनवाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली में शुक्रवार को होनी थी, लेकिन 2 वरिष्ठ अधिकारियों के मौजूद नहीं होने के कारण 9 दिसंबर को तारीख लगी है। आरक्षण और MRC लीगल टीम के सदस्य राजेश चौधरी का दावा है कि उनकी टीम ने वेबसाइट से एक अभ्यर्थी का फॉर्म और रिजल्ट निकाल कर ब्यौरा जुटाया है। इसमें 67,867 सूची में आरक्षण अधिनियम 1994 की धज्जियां उड़ाते हुए 50% अनारक्षित पदों पर 34,589 के बाद भी चयन सूची में अवैध तरीके से सामान्य वर्ग के 7,149 अभ्यर्थियों का चयन कर दिया गया है। और यहाँ पर यह भी खबर है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश सरकार की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार और महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की गैरहाजिरी पर नाराजगी जताई है। आयोग ने इन दोनों अफसरों को आगामी 9 दिसंबर को तलब किया है। इन दोनों को आयोग ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। तो दोस्तों शुक्रवार को इसकी सुनवाई हुई है और सुनवाई में प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज समेत निदेशक SIO और NIC उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने जब NIC अधिकारी से यह पूछा
कि यह सब गड़बड़ियां आपकी तरफ से कैसे की गई और यह लिस्ट गलत तरीके से कैसे जारी कर दी गई। तो एनआईसी अधिकारी का स्पष्ट रूप से कहना था कि हमें बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जो कुछ उपलब्ध कराया उसके अनुसार हमने कार्य किया और इससे संबंधित उन्होंने आज शपथ पत्र भी आयोग न्यायालय में सौंप दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने आयोग न्यायालय में मौजूद अधिकारियों से कहा कि यदि 9 दिसंबर को अपर प्रमुख सचिव रेणुका कुमार और महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद आयोग न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ चल रही भर्ती प्रक्रिया पर भी कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। और दोस्तों इसी के बीच खबर ये निकल के आ रही है कि शिक्षकों का मध्य सत्र में तबादला करने के लिए कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। चिकित्सकीय आधार पर कभी भी स्थानांतरण की मांग की छूट भी दी है। तो खबर ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को राहत देते हुए सत्र के बीच उनके स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने यह मंजूरी दिव्या गोस्वामी केस में अपने निर्णय में संशोधन करते हुए सिर्फ वर्तमान सत्र के लिए दिया है। साथ ही चिकित्सकीय आधार पर कभी भी स्थानांतरण की मांग करने की छूट भी प्रदान की है। इसे राज्य सरकार अपनी नीति के अनुसार मंजूरी दे सकेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा की विभाग की ओर से आदेश में संशोधन के लिए दाखिल अर्जी पर दिया गया है। इससे पूर्व कोर्ट ने गत 3 नवंबर के आदेश में अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर जारी सरकार की गाइडलाइन को मंजूरी दे दी थी। कोर्ट ने इस सत्र के बीच में किसी भी अध्यापक या स्थानांतरण करने पर रोक लगा दी थी। संशोधन अर्जी पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया है कि स्थानांतरण सूची तैयार कर ली गई है। कोर्ट के आदेश के कारण इसे लागू नहीं किया जा रहा है। वर्तमान सत्र में कोरोना के कारण स्कूल बंद है, इसलिए सत्र के बीच में स्थानांतरण से शिक्षण कार्य में बाधा नहीं आएगी। दूसरी तरफ इसका लाभ उन स्कूलों को मिलेगा जहां पद कम है, पद रिक्त हैं। ऐसे स्कूलों में अध्यापक न होने से प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में परेशानी आ रही है। कोरोना काल में सरकार की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के परिणाम उन स्कूलों से बेहतर मिले हैं जहां अध्यापकों की पर्याप्त संख्या है। कोर्ट ने इस तर्क को मंजूर करते हुए सिर्फ मौजूदा सत्र के लिए सत्र के बीच में स्थानांतरण की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों ये खबर है, यानी कि अब जो स्थानांतरण की जो प्रक्रिया थी वो अब आगे सरकार बढ़ा सकेगी। और दोस्तों लगभग 37,000 शिक्षकों को दूसरे चरण में आज जो काउंसलिंग पत्र है, यानी कि आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। काउंसलिंग हो चुकी है। सीएम योगी शिक्षकों को आज देंगे नियुक्ति पत्र। 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और इसके बारे में आप देख सकते हैं कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चयनित 36,590 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, अध्यक्षता डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, और दिनांक 5 दिसंबर 2020, समय पूर्वाह्न 11 बजे, स्थान है 5 कालिदास मार्ग लखनऊ। तो दोस्तों यहाँ पर खबर ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को 69,000 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त लगभग 37,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सांकेतिक रूप से 5 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे और एनआईसी के माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वह नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से संवाद भी करेंगे। इसके पहले 16 अक्टूबर को 31,277 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री ने 23 अक्टूबर को राजकीय इंटर कॉलेज के 3,317 नवचयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र और तैनाती दी थी। सरकार ने विभिन्न सरकारी सेवाओं में 3 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी है। सभी 75 जिलों में अधिकारी एनआईसी के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो ये है पूरी खबर। और दोस्तों बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा कल पूरे प्रदेश के 3 शहरों में होगी, प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में। और ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। कुल मिला के 4,173 अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा में शामिल होंगे। पहली पाली की जो परीक्षा है वो 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, सेकेंड राउंड की जो परीक्षा है 2 से 5 बजे तक निर्धारित है और बिना मास्क के अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। और दोस्तों बात करते हैं यूपी डीएलएड के बारे में। तो यूपी में शून्य हो सकता है डीएलएड 2020-21 का सत्र और बीएड मान होने के बाद डीएलएड का क्रेज भी काफी घटा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जुलाई में इसका सेशन जो था वो स्टार्ट होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये सेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हो सका है। आगे भी उम्मीद यही की जा रही है कि अभी ये सेशन जो है कब स्टार्ट होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
तो इस साल का जो सेशन है वो शून्य हो सकता है, क्योंकि प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में स्नातक के परिणाम अभी भी घोषित नहीं किए गए हैं, इसलिए प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार नहीं है। आपको बता दें कि सरकारी और निजी कॉलेजों में डीएलएड की कुल 2,26,200 सीटें हैं। और इसी के साथ स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को लगेगा कोविड-19 का पहला टीका। यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना का टीका तैयार हो जाएगा। वैज्ञानिकों से मंजूरी मिलने के साथ ही टीकाकरण भी शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों, फिर पुलिस कर्मियों, निगम कर्मियों समेत कोरोना के खिलाफ जंग में अग्रिम मोर्चे पर काम करने वालों को टीका लगेगा। उसके बाद गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। तो यानी कि कुछ ही समय के बाद टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि ब्रिटेन में 8 दिसंबर से फाइजर और बायोएनटेक का टीका मंगलवार से लगना शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिस हॉब्सन ने बताया कि 8 दिसंबर को कोरोना का पहला टीका लगाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 हमारा दूसरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाइए और इसको सब्सक्राइब लीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, और नीचे चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करने के बाद अगर नहीं किया है तो एक बार और प्रेस करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।